तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर पहले 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाओ और देख के जाओ। अगर दोनों लेक्चर देख लिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं क्या हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। हमने सीखा है रोल्स लॉ, ठीक है। हमने रोल्स लॉ सीखा था, बिल्कुल सही। रोल्स लॉ से हमने फर्दर पार्टीशन किया। जो फॉलो करते हैं रोल्स लॉ को वो तो हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करते रोल्स लॉ को वो हो जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी फर्दर हमने 2 टाइप्स स्टडी करी। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। और हमने देखा था ये दोनों डेविएशन कैसी आ रही है, स्मॉल डेविएशन आ रही है। अब जैसे ही अब ये डेविएशन है जो ये स्मॉल भी आ सकती है। जैसे कि आना 50 + 50 करके 100 आंसर आना चाहिए था 100 ml। अगर 102 या फिर 98 होती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन है। लेकिन अगर डेविएशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी लार्ज डेविएशन आ जाती है, तो हमने उसको बोल दिया था एजियोट्रॉप्स। तो आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो एजियोट्रॉप्स, समझना स्टार्ट करते हैं। एजियोट्रॉप मिक्सचर हम किसको बोलेंगे? देखो, वैसे तो इसकी बहुत ही लेंथी सी डेफिनेशन होती है जो कि आज तक मेरे को भी समझ नहीं आई। तो मैंने क्या किया, उस डेफिनेशन को तोड़ दिया। तो मैंने किस तरीके से तोड़ा है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यहां पे एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब कि 2 कंपोनेंट होते हैं A + B, मतलब C नहीं होता, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं। और कैसा होता है बाइनरी सॉल्यूशन? एक और इंफॉर्मेशन मेरे को पता चली इसकी डेफिनेशन से, लिक्विड इन लिक्विड का होता है, ठीक है। इतनी सी चीज याद हुई। एजियोट्रॉप मिक्सचर है मतलब कोई एक से तो ज्यादा ही कंपोनेंट है, तो 2 कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन किसका है? लिक्विड इन लिक्विड का है। इतनी चीज तो सर हमको समझ में आ गई। इसके बाद वहां पे जो इनकी कंपोजिशन है वो हमको देखने को मिलती है स्पेसिफिक। तो हम लिखेंगे एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। सर हमको समझ में नहीं आया स्पेसिफिक कंपोजिशन का मतलब, ठीक है, समझाता हूं। देखो, स्पेसिफिक कंपोजिशन का मतलब है यहां पे एग्जाम्पल, मैंने एक लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन लिया है, हाँ, इथेनॉल इन वाटर। और अगर मेरे को एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाना है तो इस पे एक स्पेसिफिक कंपोजिशन मेरे को डालनी पड़ेगी। मतलब इथेनॉल मेरे को कितना यूज करना है। अगर मेरे को एजियोट्रॉप का मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो 95% मेरा क्या होना चाहिए? इथेनॉल, तभी मेरा एजियोट्रॉप मिक्सचर बनेगा। अगर 95 की जगह 94 भी आ गया तो मेरा एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं बनेगा। बात आई समझ में? आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हम इस मिक्सचर को बॉयल करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मैं लिख रहा हूं बॉयल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस पे अप्लाई नहीं होती। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करती है, इन A और B को दोबारा से अलग अलग कर लेती है। अब इनका मिक्सचर बन गया, पहले A की बॉन्डिंग थी और B की बॉन्डिंग थी, लेकिन अभी A B की बॉन्डिंग हो गई है। अब A B से वापस अगर मेरे को A क्रिएट करना है और B क्रिएट करना है तो उसके लिए एक हमारा मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करके एजियोट्रॉप मिक्सचर को अलग अलग नहीं कर सकते।
तो हम लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट अप्लाइड। और अगर कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं तो वो एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कांट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब शायद से आपको समझ में आ जाएगा। और अब आ जाता है इसके बाद लास्ट पॉइंट। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन। हमने मोल फ्रैक्शन दो तरीके से सीखी है। एक तो सीखी है हमने एट लिक्विड फेस, एक हमने सीखी है वेपर फेस। तो लिक्विड फेस के लिए हम डोनेट करते थे एक्स से, और वेपर फेस के लिए हम डोनेट करते थे वाई से। तो यहां पे क्या होता है, वेपर फेस और लिक्विड फेस की मोल फ्रैक्शन सेम आएगी, तभी वो एजियोट्रॉप मिक्सचर हो जाएगा। और एक्स ऑफ वाटर भी जितना लिक्विड में है उतना ही मोल फ्रैक्शन हमारा वेपर में हो जाएगा। ठीक है, तो एक और पॉइंट यहां से देखने को हमें मिल जाता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, हमने एजियोट्रॉप मिक्सचर स्टार्ट किया। बाइनरी सॉल्यूशन होता है, मतलब A प्लस बी का होता है। लिक्विड इन लिक्विड होगा। स्पेसिफिक कंपोजिशन जैसे कि 95% इथेनॉल होना चाहिए वाटर में, 94 या 96 आया तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद उसे हम बॉयल कर रहे हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और फिर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी उस पर अप्लाई नहीं हो पा रही, मतलब कि कांट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और मोल फ्रैक्शन एट लिक्विड फेज जितनी है उसके इक्वली होगी मोल फ्रैक्शन एट वेपर फेज। इस तरीके से हमने डायग्राम भी बनाया था। याद आया लेक्चर नंबर 2 में? यस, लेक्चर नंबर 2 में। तो इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो हम अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखना स्टार्ट करते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, और दैट आर कनेक्टेड ईच अदर। देखो, हमको पता है कि टोटल कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4। अब ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर हमसे पूछने लगे किस चीज से कनेक्टेड है सर, तो कनेक्टेड बाय वेपर प्रेशर, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा, वेपर प्रेशर, उससे कनेक्टेड है ये। अब किस तरीके से है वेपर प्रेशर, क्या था वेपर प्रेशर, क्या था वेपर प्रेशर, एक बार मेरे को बता दो सर। ऐसा एक आपने क्लोज्ड बीकर अगर मैं बनाऊं, एक क्लोज्ड बीकर मैंने लिया है और उसके अंदर मैंने लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिया है सॉल्यूशन, और यहां से ये कैसे थे, वोलेटाइल था ये। तो वोलेटाइल है तो ये हाँ इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इवेपोरेट होते होते यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे, और वेपर्स फिर वापस से नीचे आके यहाँ पे प्रेशर लगा रहे होंगे। और जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, उस टाइम पे ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वही हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर। ऐसा हमने सीखा था। अब ये देखो सेम ही चीज है, सेम ही डायग्राम मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं। हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं भाई, ध्यान से सुनते रहना, बस समझ में आता रहेगा। अब यहां पे क्या था, वॉलेटाइल। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। अब जिसमें से लिक्विड तो क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, और सॉलिड कैसे नेचर का होगा, नॉन वोलेटाइल। तो अब मैं इसमें
कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स मिक्स कर देता हूं। देखो जो मैं ब्लू कलर से अभी दिखा रहा हूं ये हमारे नॉन वोलेटाइल सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप इनको लिख सकते हो। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, जिनकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। इनसे क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा वैसे ही हमारा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कितने हो गए? कम हो गए, इवेपोरेशन कम हो गई है, तो प्रेशर जितना एक्सर्ट होगा वो भी कम हो ही जाएगा। बात सही है? सिंपल। तो यहां से जो हमें प्रेशर मिल रहा होगा पीएस, पीएस का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जो लास्ट में हमने वेपर प्रेशर बताया था यहां पे, ये था हमारा पी नोट, ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट भी हम बोल सकते हैं। और इसके लिए आप एक पॉइंट लिखना, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर होता है ऑफ एनी लिक्विड। जब वो अपनी प्योर स्टेट में होगा तो वेपर प्रेशर जितना आएगा वो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर हो सकता है, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर वो किसी के साथ हम मिक्सिंग करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज ही होने वाला है। ओवरऑल जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो हमारा प्योर स्टेट में होता है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। तो सर एक तो हमें मिला है पी नोट। पी नोट क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और एक आ गया है हमारे पास पी एस, जो कि क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको कैलकुलेट करनी है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग, ज्यादा वैल्यू किसकी है? बड़ी वैल्यू किसकी है? पी नॉट की। पी एस तो कम हो गया, लोअरिंग आ गई है, तो किस तरीके से करेंगे हम? अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ये आ गई है लोअरिंग। लेकिन हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब रिलेटिव टर्म आ जाएगी, रिलेटिव के लिए मैं इसी को पी नोट माइनस पी एस को डिवाइड कर दूंगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, जो कि क्या है? पी नोट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी नोट माइनस पी एस डिवाइड पी नोट। बात समझ आई? तो ओरिजिनल वेपर प्रेशर पी नोट से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं और ये आ जाती है हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आई या नहीं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाय पी नॉट। देखो हम अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। हम लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ जाएगी? डेल्टा पी बाय पी नॉट। वाइट से ही लिखते हैं, या डेल्टा पी को लिख सकता हूं मैं पी नोट बाई पी एस डिवाइड पी नोट। ये इज इक्वल टू हो जाती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला भी मेरे को मिल जाता है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इतनी चीज समझ आई या नहीं? इसके बाद आ जाता है इसी में एप्लीकेशन पार्ट। इसके बाद हम समझ रहे हैं इसका
एप्लीकेशन पार्ट। अब देखो एप्लीकेशन पार्ट के लिए मैं ये सेम फॉर्मूले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब x ऑफ सॉल्यूट है, इसको मैं x2 के इक्वल भी लिख सकता हूँ। ये 2 होता है सॉल्यूट के लिए और 1 होता है सॉल्वेंट के लिए, तो मैं x2 को क्या लिख सकता हूँ, n2 डिवाइड n1 प्लस n2, है ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ओपन किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है हमें। तो अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी नोट डिवाइड पी नोट माइनस पी एच इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइड n2। देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या मैं इस n2 n1 बाई n2 लिख सकता हूँ, और n2 बाई n2 तो 1 ही आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं ये जो +1 लिखा है, इसको अगर मैं इधर ला के -1 लिख दूं तो भी क्या सही है? इतना समझ में आया या नहीं? बिल्कुल सही। तो इसके बाद अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको पी नोट से पी नोट कैंसिल कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो अब मेरे को एक और फॉर्मूला इसका यहां से मिल गया, देखो, पी एस डिवाइड पी नोट माइनस पी एच इज इक्वल टू n1 बाई n2। और इसको मैं एक बार रिवर्स कर दूं, अगर इसको अगर मैं एक बार रिवर्स कर दूं तो n2 बाई n1 आ गया। तो देखो एक ये फॉर्मूला यहाँ से हमें मिल गया। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि हमने क्यों किया है, आपको समझ आ जाएगा जब एप्लीकेशन पार्ट 2 करेंगे हम। ये तो एप्लीकेशन पार्ट नंबर 1 था, ठीक है। अभी हम एप्लीकेशन ही सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, हम करेंगे सेकंड एप्लीकेशन, तब आपको समझ में आएगा ये हमने क्यों सॉल्व किया। सेकंड एप्लीकेशन का नाम है फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सॉल्यूशन जो है हमारा वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना है, तो फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम अप्लाई कर देंगे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे n1 प्लस n2, वो जस्ट इक्वल हो जाएंगे n1 के, क्योंकि n2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये हमारे लगभग नेग्लिजिबल आ जाते हैं, ठीक है। तभी हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही कम मात्रा है एज कंपेयर टू सोलवेंट के आगे। सोलवेंट की हमारी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है, तो सोल्यूट वैसे ही कम हो गया, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इसको मैं अपने फर्स्ट फॉर्मूले में, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आया था वो क्या था, पी नोट माइनस पी एच डिवाइड पी नोट इज इक्वल टू n2 डिवाइड n1 प्लस n2। अब n1 प्लस n2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n1। तो यहां से एक और फॉर्मूला आ गया, यहां से एक और फॉर्मूला हमारा बन गया है, क्या ये, समझ आया? ये एक और हमारा यहां से फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। तो देखो एक तो फॉर्मूला हो गया हमारा ये। अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, एमसीक्यू में कई बार हमको, एक तो फॉर्मूला है ये, एक फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, और एक फॉर्मूला आया था ये बीच में। यहां पे ना कंफ्यूजन होती है बहुत बार ना स्टूडेंट्स को, अभी तुम्हें कंफ्यूजन पता चलने वाली है, ठीक। यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब आपसे पूछते हैं कौन सा है नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए और कौन सा है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट तो अपना नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल सॉल्यूशन ये तो अपना सबसे सिंपल फॉर्मूला। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना ये सोचते हैं कि अगर हमारा n2 डिवाइड में n1 प्लस n2 की फॉर्म में है तो वो नॉर्मल होगा, और ये सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि इसमें तो नेग्लेक्शन हो गया, देखो पी नोट तो एज इट इज है, बस n1 प्लस n2 की जगह मैंने n1 लिख दिया,
तो यहां पे तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सही बात है, सही बात। अब देखो नेक्स्ट में N2/N1 ही देखते हैं स्टूडेंट्स, और यहां पे ऐसे नहीं देखते कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले में तो P नोट है लेकिन यहां पे PS है, तो N2/N1 की फॉर्म में तो है ये, बट ये है किसके लिए? फॉर नॉर्मल सॉल्यूशन। ये हमको ध्यान रखना है। समझ आया? फर्स्ट आपको समझ आया या नहीं? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं? बोल दो। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो ये x2 के इक्वल है। अब ये मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से कर लिया है। अब किसी भी टाइप से आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी आ जाए आप निकाल लोगे, बेशक से वेट दिया हो, वॉल्यूम दी हो, सारी कैलकुलेशन हमने, सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 में पहले ही कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो कितने कमाल के तरीके से मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाने वाला हूं, बहुत ही कमाल तरीके से। तो कमाल तरीका तो मेरे पास तो एक ही होता है, एक क्लोज्ड बीकर ड्रॉ कर लो। ठीक है, वही कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट नहीं चेंज करेंगे हम। ठीक है, कंसेप्ट चेंज कर दिया तो सब चेंज हो गया। ठीक है, हर एक हेडिंग के लिए अगर मैं नया कंसेप्ट तुमको पढ़ाता रहूं तो फिर मैं टीचर किस काम का, है ना? इसी को कर लिया मैंने एक बार डुप्लीकेट, और इन दोनों को भी एक बार कर लिया मैंने डुप्लीकेट। अरे सर क्या करने वाले हो? देखते जाओ, बस क्या करने वाला हूँ देखते जाओ। ठीक है इसको थोड़ी सी जगह मेरे को चाहिए, तो ये ठीक है। देखो फर्स्ट तो है हमारा प्योर वाटर के लिए। फर्स्ट हमारा किसके लिए? प्योर वाटर के लिए। ठीक है, ये हमारा है सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन है तो इसके अंदर समझ गए ना, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल सही बात है। और यहां पे तो कोई सोल्यूट प्रेजेंट नहीं होंगे, तो यहां पे इवेपोरेशन हो जाएगी, वो वाला कंसेप्ट होगा, वो भी कंसेप्ट होगा, यहां पे भी वो कंसेप्ट होगा लेकिन थोड़ा सा कम रेट में होगा, और फिर वो भी कम रेट में होगा। ठीक है, तो यहां का ऐसा एज्यूम कर लो आप, P नोट आ जाता है निकल के 0.5 ATM। ठीक है, 0.5 ATM, और यहां का टेम्परेचर हमको गिवन है, पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सी। ठीक है, 25 डिग्री सी। अब मैं इसको बॉइलिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं इसको स्टार्ट बॉइलिंग, अब बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दी, और मैं इसे तब तक बॉइल करूंगा जब तक इसका वेपर प्रेशर 1 ATM के इक्वल ना आ जाए। और उस टाइम पे मैं इसका टेम्परेचर नोट करूंगा, उस टाइम पे मैं इसका टेम्परेचर नोट करूंगा, तो वो इसका टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर आएगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और हमको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सी। तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं कि प्योर वाटर अगर मैंने लिया है तो इसका टेम्परेचर कितना आएगा? 100 डिग्री सी, जब वेपर प्रेशर 1 ATM हो जाएगा। देखो वेपर प्रेशर 0.5 था, और मैंने तब तक इसे टेम्परेचर दिया, तब तक मैंने इसे बॉइल किया जब तक कि 1 ATM नहीं हो गया। अब यहां पे हमने सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन में मिक्स हो गए हैं हमारे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स, जिनकी वजह से डिप्रेशन, जिसकी वजह से लोवरिंग आ जाती है हमारे वेपर प्रेशर में। तो जब वहां पे 0.5 आया था, यहां पे कहां पे लिखे? यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे अपना प्रेशर कितना आने वाला है? 0.3 PS आने वाला है, 0.3 ATM। थोड़ा सा क्या हो गया? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। यहां से यहां में मैंने क्या समझाया आपको? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट से, जब हम प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो हमारे वेपर प्रेशर में डिक्रीज हमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे
नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स आ गए हैं। अब मैंने इसको भी स्टार्ट किया बॉईल करना, स्टार्ट बॉइलिंग। अब मैं इसको भी कब तक बॉईल करूंगा, जब तक इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल ना आ जाए। और एक और चीज भाई, इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, तो इसको तो हमें लेके जाना पड़ा था 0.5 से 1 atm, इसको हमें लेके जाना पड़ेगा 0.3 से, तो इसको थोड़ा ज्यादा देर तक बॉईल करना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा ज्यादा है, बात सही है। 0.3 से 1 atm तक लेके जाना है, तो जितना इसको बॉईल किया होगा ये तो 0.5 से सिर्फ 1 atm तक ही गया था, जल्दी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लेट हम इसे बॉईल करेंगे, तो इसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सी से ज़्यादा ही आने वाला है। इसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सी से ज़्यादा ही आने वाला है। अगर ज़्यादा आने वाला है तो क्या मैं बोल दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया जब हमारा सॉल्यूशन आया एज कंपेयर टू प्योर सॉलिड से। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लेट आया क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से उसको 1 atm होने में थोड़ा सा समय लगा, तो हमें थोड़ा लेट तक उसे बॉईल करना पड़ा। बात को समझ आ रही है या नहीं तुम्हें, बोल दो भाई। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया सर। अब इसके बाद देखो, यहां पे मैंने ये नहीं किए थे ड्रॉ, ऐसा मत समझना कि उधर ही थे, यहां भी है भाई, है ना, ठीक है। चलो जी, इसके बाद हम करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ समझना स्टार्ट करते हैं। देखो ग्राफ समझना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये है हमारा 25 डिग्री सी, यहाँ पे तो पहली बात तो टेम्परेचर है, यहाँ पे अपना वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की ही हमने बात करी थी, देख लो, टेम्परेचर वेपर प्रेशर। तो हमारे प्रेशर के तो 4 पॉइंट्स हैं और टेम्परेचर का 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा, टेम्परेचर है 25 डिग्री सी और प्रेशर है 0.5 atm। तो देखो प्रेशर तो अपने पास 3 तरह के हैं भाई। पहला तो है, अगर मैंने इसको यहाँ पे दिखाया है, थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पे तो मैं इसको कह रहा हूँ 1 atm है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ 0.5 atm है। इसको ना फिर ये सुंदर नहीं लगेगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये वेपर प्रेशर है, ठीक है भाई, ऐसे दिखाने के लिए, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएगा 0.5 atm और यहाँ पे आ जाएगा 0.3 atm, ठीक है। atm में ये तो atm में रब कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ी देखने में विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। देखो अब टेम्परेचर में देखेंगे तो पहला तो टेम्परेचर आएगा अपना 25 डिग्री सी पे आएगा, फिर अपना आ रहा होगा 100 डिग्री सी पे। अब ये टेम्परेचर मेरे को दुखी कर रहा है, तो ये यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और फिर अपना मान लो ये टेम्परेचर ज़्यादा आके कितना ही आ गया, मान लो ये 102 डिग्री सी आ गया, तो अपना टेम्परेचर इंक्रीज आया ना, थोड़ा ज़्यादा आया, तो 102 पे मान लेते हैं, ठीक है। अब ना फर्स्ट पॉइंट करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है अपना प्योर लिक्विड का, मैं दिखा रहा हूं ब्लू कलर से। प्योर लिक्विड अपना स्टार्ट हुआ है 0.5 एंड 25 डिग्री सी से। देखो प्योर लिक्विड स्टार्ट हुआ है 0.5 और 25 डिग्री सी से। बात सही है या नहीं, बोल दो भाई, बात सही है या नहीं, ठीक। अपना स्टार्ट हुआ है 0.5 एंड 25 डिग्री सी से, 0.5 और 25 डिग्री सी से। और कहाँ तक गया ये, 100 तक गया है, 100 तक गया है। अगर मैं देखूं 1 atm तक गया है और 100 तक गया है, देखो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व हमारा चला जाएगा।
ठीक है ठीक है। अब एक और करते हैं हम लोग येलो कलर से, जो कि 0.3 से स्टार्ट हुआ सॉल्यूशन के लिए, और वो कहां तक गया अपना, वो गया है जी 102 तक। देखो ठीक है, ये तो सेम ही है 180m वाली लाइन इन दोनों के लिए, ठीक है। और ये गया जी, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आपको समझ आया या नहीं? ये इस तरीके से हमारा जो ये गैप आया है निकल के, देखो इस गैप को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टी बी। बी लिखा है फॉर बॉइलिंग, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। अब इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर आया 102 को हम बोल लेते हैं टी, इसको बोल लेते हैं प्योर का टी नॉट, तो टी माइनस टी नॉट, ठीक है। ये चीज समझ आई है नहीं? तो यहां से एक ना फॉर्मूला आ गया है निकल के जी, क्या आ गया है फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। इतनी बात समझ आई है नहीं? अब ये जो फर्स्ट टी लिखा है ये लिखा है फॉर सॉल्यूशन, और ये टी नॉट किसका है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब ये डेल्टा टी बी ही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्मॉल एम के। अब स्मॉल एम यहां पे क्या है, मोलैलिटी, क्या है मोलैलिटी, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। देख लो नहीं देखा है तो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली का साइन जाएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, इसके अंदर कौन सा आ जाता है, के बी। अब बी क्यों लिखा है, बॉइलिंग वाला अगेन, डॉट एम। तो यहां से फॉर्मूला आया जो निकल के, ये आ जाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट इस के बी के ऊपर, ये के बी क्या है, इसका नाम, तो एक है आसान नाम, एक है मुश्किल नाम। पहले मैं बताता हूं मुश्किल नाम, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये है थोड़ा सा मुश्किल नाम इसका। एक है इसका आसान नाम, हम बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। देखो मोलल क्योंकि मोलैलिटी है, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और कांस्टेंट तो है, तो ये नाम थोड़ा सा आसान है, और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट थोड़ा सा मुश्किल नाम है, हमको दोनों ही याद होने चाहिए। अब एक और चीज आ जाती है यहां पे, इस के बी का फॉर्मूला भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं। तो के बी का फॉर्मूला हो जाता है आर टी नॉट स्क्वेयर डिवाइड 1000 इंटू एल वी। अब ये एल वी क्या है यहाँ पे, ये भी हमसे कई बार पूछ लेते हैं। एल वी क्या है, तो ये है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड में मास, डिवाइडेड में मास। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, कभी कभी आ जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हाँ हमको पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड तक कर रहे हो तो इतना काफी, ठीक है। इतना हो गया है, तो क्या हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट कर दे। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज हमने समझी है कि क्यों ये कर्व आए हैं क्यों नहीं आए हैं, सब कुछ हमने समझ लिया, यहां से पूरा का पूरा हमने कंसेप्ट भी कर लिया। इसके बाद हम नंबर 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम होने वाला है ये भी ना, जो लास्ट वाला था वैसा ही है, सब कंसेप्ट वैसा ही रहेगा। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ क्या आ गया, कांस्टेंट, डॉट मोलैलिटी ही रहने वाला है। अब यहां पे भी सेम क्वेश्चन ही आता है हमको कि के एफ क्या है, तो एक तो है आसान नाम, एक है मुश्किल नाम। पहले लिखते हैं इसका हम आसान नाम। आसान नाम क्या आ जाएगा इसका, आसान नाम आ जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट,
है ना, वहां पे था एलिवेशन कांस्टेंट, यहां पे है डिप्रेशन कांस्टेंट, बहुत ही सिंपल है। या फिर एक और नाम आ सकता है थोड़ा टफ, CRYO क्या बन गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है, तो अपने हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। और एक और चीज है KF का फॉर्मूला, KF का फॉर्मूला यहां पे आ जाता है RT0 का स्क्वायर डिवाइड 1000 इंटू LF, और LF क्या है यहां पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब देखो वहां पे भी फॉर्मूला सेम था, RT0 का स्क्वायर 1000, LF की जगह बस LV था, बाकी सारा सेम था। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो इसका ग्राफ समझने की हम कोशिश करते हैं, इसका ग्राफ हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे आ जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पे आ जाएगा वही टेम्परेचर, यहां पे भी हमको दो कर्व मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगी फॉर सॉल्वेंट और एक मिल जाएगी फॉर सॉल्यूशन, और ये मिल जाएगी हमारी पासिंग लाइन। तो हम देखेंगे तो जहां पे टकरा रही है ये लेट थोड़ा सा फ्रीज होता है, और लेट ही बॉयल हो रहा था और लेट ही ये फ्रीज होता है। अब देखो प्योर के लिए मैं टेम्परेचर बोल दूंगा T0, और सॉल्यूशन के लिए मैं टेम्परेचर बोल दूंगा TS। ठीक है, ये है सॉल्यूशन के लिए, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डेल्टा TF निकालना चाहूं तो T0 माइनस TS आएगा, उसमें क्या था TS माइनस T0। ठीक है, उसमें आप लिख लो कहाँ था, ये रहा TS लिख लो उसे। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पे भी लिख लो, ये तो है फॉर सॉल्यूशन येलो वाला, और ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ भी कर लिया और सारे इनके कांस्टेंट का मतलब भी समझ लिया, बहुत ही इजी है। इसके बाद लास्ट हमारा रहने वाला है नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लिखो, ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसकी मूवमेंट होती है? सॉल्वेंट की, थ्रू सेमी परमेबल membrane from lower concentration to higher concentration। ठीक है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद होती है, खुद मूवमेंट होती है। किसकी होती है? सॉल्वेंट की। किसके थ्रू होती है? सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन लगी होती है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन साइड होती है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए सर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू NRT। बस यहाँ पे इसी तरीके से हमको लिखना है, P की जगह आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लिखेंगे पाई से, तो पाई V इज इक्वल टू NRT। तो देखो मैं पाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ N/VRT। तो N/V क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन के इक्वल, तो ये बन जाएगा CRT। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सॉल्यूशन 1 है मेरे पास, एक सॉल्यूशन 1 है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे को मिलता है I1 एंड
एक सॉल्यूशन 2 है मेरे पास, सॉल्यूशन 2 है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे को मिलता है π2। अब कई बार हमसे पूछते हैं, देखो ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ये 3 टर्म्स हमको समझनी है। फर्स्ट तो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। आइसोटोनिक कब बोलेंगे हम? आइसोटोनिक तब बोलेंगे जब π1 इज इक्वल टू हो π2 के, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। अब हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, कम वाला। मतलब कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल π1 ज्यादा है π2 से, तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक, ठीक है। और अगर ये सेम ही लिखता हूं π1 ज्यादा है π2 से, तो लिखूंगा मैं सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, मतलब वहां पे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझ में आया या नहीं? बोल दो भाई, हाइपर। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम आ गए हैं वेंट हॉफ फैक्टर पे। ठीक है, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो वेंट हॉफ फैक्टर। अब क्या होता है भाई ये? देखो पहले तो इसके कुछ फॉर्मूले लिखो, फिर देखेंगे क्या होता है। I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और डिवाइड कर दे अगर हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेटेड का मतलब जो हमें फॉर्मूले से निकाली, और ऑब्जर्व वो जो हमारे पास रियल आंसर आया, जो हमने एक्सपेरिमेंटल किया। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला आया है हमारे पास, जो कि आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बच गए आफ्टर जो भी हुआ है, एसोसिएशन हुआ है तो भी, या फिर डिसोसिएशन हुआ है तो भी, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके बाद चेक करने, और हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे पहले कितने थे। क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्टली लिखा होता है बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के। और एक लास्ट फॉर्मूला और है हमारा आई का, क्या है? नॉर्मल मोलर मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं एबनॉर्मल मोलर मास से, ठीक है। तो ये 3 हमारे फॉर्मूले हैं जो आई के हमको करने ही करने। अब देखो हमारे पास एक चीज लिखवाता हूं मैं, एक चीज लिखवाता हूं यहां पे। तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तुम्हें आई का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है? पहली चीज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उनको कहते हैं जो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, तो इनके लिए हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आई थी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। वो फॉर्मूला एज इट इज हम यूज कर सकते हैं अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं ग्लूकोज, इसका एग्जांपल मैं लिख सकता हूं ग्लूकोज। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका एग्जांपल हम लिख सकते हैं लाइक NaCl, जो कंडक्ट भी करेगा इलेक्ट्रिसिटी और जो अपने आयंस में भी डिसोसिएट हो जाता है। मैं अच्छे से लिख देता हूं NaCl। ठीक है, देख रहे हैं? विजिबल। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बी
इज इक्वल टू के बी डॉट एन। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आ जाते हैं, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आ जाते हैं तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, आयोटा और आ जाएगा भाई, आयोटा x2। अगर मैं इसका अब सेकेंड फॉर्मूला देखूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा डॉट के बी एम। ठीक है, अगर डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला देखें तो वो आ जाएगा आयोटा डॉट के एफ डॉट एम। मतलब सिर्फ आयोटा और आ गया है फॉर्मूले में और कुछ नहीं। ठीक है, आयोटा और। अब हमें इतनी चीज समझ में आ गई है सर, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो हम आयोटा यूज नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो हमको आयोटा अपने फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। लेकिन सर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं ले पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी कहानी। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल NaCl। NaCl को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा तो ये Na प्लस एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। और ये डिसोसिएट कैसा होगा, 100% डिसोसिएशन हमको मिल जाएगा देखने को। अगर 100% डिसोसिएशन हो जाता है तो हमारा आयोटा N के इक्वल आ जाता है। तो N का मतलब क्या है, यहां पे N की वैल्यू आ गई है जी, यहां पे N की वैल्यू आ गई है 2, क्योंकि आयंस हमको 2 मिले। तो NaCl के लिए आयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई है N के, आयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई है N के, और N किसके इक्वल है, 2 के। तो आयोटा भी 2 के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया, बिल्कुल सही। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नंबर ए हम पढ़ने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोलाइट्स और हम इसके नंबर ए हम समझने वाले हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए आयोटा हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। जैसे कि अभी हमने देखा NaCl के लिए आयोटा कितना आया, 2। ये क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था अपने आयंस में। तो डिसोसिएशन आयोटा ऑलवेज 1 से ज्यादा। ठीक है, अगर हमारा फॉर्मूला आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अल्फा की वैल्यू दी है, n की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे। जैसा होगा CH3COH, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इस तरीके से अगर n की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 है, और अल्फा हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो आयोटा निकाल लेंगे। आयोटा निकल गया तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले में यूज करके हम निकाल लेंगे। अब अगर यहाँ पे डिसोसिएशन में 100% डिसोसिएशन गिवन है, अगर इफ 100% डिसोसिएशन इज गिवन, तो हम आयोटा इज इक्वल टू कर देंगे n से। इफ 100% नहीं गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। सही है, सही। अब नंबर बी करते हैं। बी कौन सा आ जाएगा, एसोसिएशन के लिए। अब एसोसिएशन के लिए आयोटा हमेशा हमारा 1 से कम आएगा। ठीक है, वहां पे तो क्या मिल रहा था, 1 से 2 मिल रहे थे। अभी एसोसिएशन जस्ट उल्टा होगा, मतलब कोई 2 मिलके 1 बन रहा होगा। ठीक है, तो उल्टी होने वाली है चीजें। n की जगह पे 1/n आ जाएगा। देखो फॉर्मूले में अगर मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या था, n-1 था। अब 1/n-1 आ जाएगा इंटू में अल्फा। ये फॉर्मूला में सिर्फ n की जगह पे 1/n आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज हमने यहां पे की है, 100% डिसोसिएशन इज गिवन, तो i इज इक्वल टू n हो जाएगा। यहां पे भी अगर इफ 100% एसोसिएशन इज गिवन, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो हमारा आयोटा 1/n के इक्वल आ जाएगा। यही चीज है, n की जगह पे 1/n आ गया, जब डिसोसिएशन की जगह पे एसोसिएशन आ गया। ठीक है, कोई जो ऐसे हैं जो डज नॉट, ना तो वो डिसोसिएट करते हैं
ना वो एसोसिएट करते, उनके लिए आई हमारा 1 के इक्वल आ जाता है, जिनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तभी यहां पे फॉर्मूला जब हमने लिखा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, तब यहां पे आयोटा था पर वो 1 के इक्वल था, फिर आयोटा इक्वल टू 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ऐसी कहानी थी भाई एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। ठीक है, ओके, समझ आया या नहीं? बोलो भाई, समझ आया या नहीं? अगर समझ में आया है तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई है लाइक कर देना, किसी दोस्त को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर ही लोगे। यो।